अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस, उनकी डिफिनेशन, सिंपल वर्ड में एक्सप्लेनेशन, साथ में उनका पर्पस, स्कोप, इन सबको यहाँ पे कवर अप किया है। आपका कम से कम समय लगे इसलिए ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं। तो वो लोग जो इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करना चाहते हैं कि हम 3.5 पेज तक कैसे एक्सटेंड करते हुए आंसर ले जाएं, उसमें क्या स्टाइल होनी चाहिए, वो सब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार लगातार यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। डिफाइन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी and also explain the difference between them. Explain the branches, scope and objectives of accounting. अब इस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखें, कहाँ तक लिखें, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर देखें पेपर का सेगमेंट, तो ये 14 मार्क्स में आ सकता है। इसके लिए समझना आपको ज़रूरी होगा। तो ये सर्किल आपको बता रहा है कि मिड में सेंटर पॉइंट में जो है वो बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग के बाद में अकाउंटिंग और फिर अकाउंटेंसी। जो हमारा पर्पस है बुक कीपिंग का, मेंटेनेंस, क्या मेंटेनेंस कर रहे हैं, बुक्स को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। आफ्टर देन जैसे ही बुक कीपिंग फिनिश होती है वैसे ही अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है। देन ओवरऑल जब बात करी जाए, देखिए जो लास्ट सर्किल है वो अकाउंटेंसी का है, वो है फंडामेंटल रूल्स। जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस में फंडामेंटल रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड अकाउंटेंसी। ये चार्ट पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को बताता है। रिकॉर्डिंग, कहाँ कहाँ रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो आप देखें बुक्स लाइन से दे रखी, तो सब्सिडरी बुक मतलब स्पेशल जर्नल, और उस कंडीशन में ये वेरियस बुक्स हैं। इनके बाद हम ट्रायल बैलेंस पर आ रहे हैं, इनके लेजर को चेक कर रहे हैं। जैसे ही ट्रायल बैलेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, जहां पर लेजर की क्लोजिंग हो रही होगी, लेजर का बैलेंस एंड हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां पर बुक कीपिंग फिनिश। और जैसे ही बुक कीपिंग फिनिश वैसे ही अकाउंटिंग स्टार्ट। कहां से? ट्रायल बैलेंस से। लेजर से ट्रायल बैलेंस पे ले जाते समय जो कि टेस्ट और वेरीफाई करता है, अभी आगे बात करते हैं, और लास्ट में ही कम्युनिकेट करने के लिए जाता है। आफ्टर देन आंसर आपको पूरा लिखना है। तो पूरा आंसर आप कैसे लिखोगे? आप बुक कीपिंग जितना मैंने बताया इसी को आप समझा कर लिखेंगे। तो ये डेफिनेशन नहीं है, दो पार्ट में ध्यान रखिएगा, चाहे बुक कीपिंग हो या फिर अकाउंटिंग हो। सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद में डेफिनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन ये हो गया, डेफिनेशन क्या होगी बुक कीपिंग की, तो इसके लिए बहुत से राइटर्स ने दिया है, मगर वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड है वो कार्टर की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्टर, बुक कीपिंग इज दैट आर्ट एंड साइंस बाय विच द कमर्शियल एंड other transactions by an individual, enterprise, firm, company, corporation, etc. are recorded in proper books on the basis of certain method, regularly or consistent manner, by which the objective for which the accounts are made is fulfilled. Definition बुक कीपिंग की हो जाए, उसके इमीडिएट बाद आपको जो है एक्सप्लेन करना होगा अकाउंटिंग को ओन वर्ड्स में। देन आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे। कैसे लिखेंगे सर? एक मिनट देखिए कि क्या आपको लिखना है डेफिनेशन में। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग AICPA 1941, ये सबसे ओल्ड डेफिनेशन है और बहुत कुछ ही कवर अप करता है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर and interpreting the result thereof. Then next, American Accounting Association in 1966. Accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by user of information. Then third definition year wise है, देखिए 1970 में the American Principal Boards of AICPA USA का Accounting is a service activity. Its functions is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions.
आपका कम से कम 1 पेज हो चुका होगा, क्योंकि आप मीनिंग भी लिख चुके हैं और डेफिनेशन भी। सर ये तो 3 डेफिनेशन हो गई अकाउंटिंग की, तो 3 डेफिनेशन जो ईयर वाइज है 41 से स्टार्ट है, इनके बाद में आप इनको ब्रीफ करोगे अपनी लैंग्वेज में, जो कि आपकी आइडियल डेफिनेशन होगी। यहाँ पर आकर के एक पार्ट कंप्लीट हो। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें कि हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के लिए। इसमें ये 11 पार्ट्स हैं। ऑब्जेक्टिव जैसा कि नंबर 1 है, और बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंट्स को मेंटेन करना। अकाउंटिंग का बुक क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? उसको वेरीफाई करना। देन टाइम ऑफ एंट्री, बुक कीपिंग की एंट्री फुल ईयर चलती रहती है, जब बल्कि अकाउंटिंग में लास्ट में जैसे ही लेजर कंप्लीट होता है, ट्रायल बैलेंस बनना शुरू होता है, तो ये रेगुलर बेस पर नहीं होता। थर्ड पॉइंट, परफॉर्मेंस। बुक कीपिंग कौन परफॉर्म करता है? देखिए जैसे लिखा है जूनियर। सीनियर का क्या काम होगा? बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, अकाउंटिंग। जूनियर में आप एग्जाम्पल करके लिख सकते हो क्लर्क। देन पॉइंट नंबर 4, पोस्टिंग, क्या पोस्ट किया जाता है? तो जब बुक कीपिंग की बात होगी तो इनिशियल लेवल आप लेजर तक लेकर के जाओगे, दिस इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बुक कीपिंग। उसका टोटल करोगे, कैरिड डाउन तक का जाओगे, और जैसे ही इसके बाद वर्किंग स्टार्ट होती है वो सारा काम आ जाता है अकाउंटिंग के पार्ट में। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर समझ लीजिए बुक कीपिंग में प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फुल्ली नहीं आता, वो इनिशियल लेवल होता है, क्योंकि वहां से रिकॉर्डिंग हो रही होती है। और फाइनली अकाउंटिंग में जो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का इनिशियल वर्क जो है वो बुक कीपिंग का है, क्योंकि जर्नल किया या सब्सिडी बुक्स किया, फिर आप लेजर तक का आए, और जैसे ही ट्रायल बैलेंस के बाद स्टार्ट हुआ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बोला, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कम यूज होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आप ले सकते हो, बैलेंस शीट तक जाते हैं, तो ये फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग के पार्ट में आएगा। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है यूज ऑफ मशीन्स। मशीन का यूज आपके दिमाग में तुरंत आएगा, सर अकाउंटिंग में करेंगे, बिल्कुल गलत। अकाउंटिंग में मेंटल स्किल की बात हो जाती है, और कंप्यूटराइज वे से हम बुक कीपिंग कर लेते हैं, तो मशीन जो है वो बुक कीपिंग के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट, बहुत ध्यान समझिएगा, डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट। बुक कीपिंग इंटरडिपेंडेंट टर्म में आएगा, ठीक। वो बुक कीपिंग अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जब बल्कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर बुक कीपिंग नहीं होगी तो अकाउंटिंग आएगा ही नहीं। देन एनालिटिकल स्किल, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बुक कीपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, एनालिटिकल स्किल की जरूरत पड़ती है हमको कहाँ? इंटरप्रिटेशन में। सर कैसे? देखिए टॉप पे समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन है, तो इस जगह एनालिसिस स्किल की जरूरत पड़ती है। देन स्टेज, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, मैंने लिख रखा है कि प्राइमरी स्टेज में आएगा, और सेकेंडरी स्टेज उसके बाद की स्टेज होती है, उस कैटेगरी में अकाउंटिंग। देन नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ जॉब का मतलब क्या काम इसमें किया जा रहा है, रेगुलर रूटीन में है, इर्रेगुलर है। तो रेगुलर रूटीन लगातार हर दिन जो क्लर्क काम कर रहा है वो बुक कीपिंग का पार्ट है। अब आपने क्वेश्चन का काफी पोर्शन कवर अप कर लिया, मगर एग्जामिनेशन में डिफरेंस के साथ लेंथ दे दी जाती है स्कोप की, उसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो अब आप देखें सिस्टम, नॉर्मली स्टूडेंट सिस्टम जो है वो खाली ले लेते हैं सिंगल और डबल सिस्टम। आपके सिस्टम 4 होते हैं। कैश सिस्टम, ये रिकॉर्डिंग का भी पार्ट होता है, जिसमें हम लोग कैश बेस पे भी रिकॉर्डिंग करते हैं, इनकमिंग कैश और आउटगोइंग कैश। सेकंड नंबर पे हमारे पास है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री में सारी रिकॉर्डिंग नहीं करी जाती, हर मतलब सेकंड पार्ट नहीं होता, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है, और कुछ की डबल रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, मगर सबकी डबल अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक वे से नहीं होती। देन थर्ड है हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके बेस पर आपने देखा है डेबिट एंड क्रेडिट, जिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, हर चीज एकदम बैलेंस्ड होती है, सबसे ज्यादा ही यूज किया जाता है। देन फोर्थ अकाउंटिंग है आपकी, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग है, आजकल नहीं चलती, पुरानी जगह पर बही खाते चला करते थे, बहिया होती थी, तो जो बहिया होती थी उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है बहिया, तो जो बही होती थी उस बही के लिए इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम होता था। अगर क्वेश्चन सिस्टम को पूछ ले तो आप इस पॉइंट को उस पर डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर ब्रांचेस के लिए काफी पॉइंट रखे हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
जिसमें हम लोग ट्रेडिंग, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन सबको कवर अप करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको ओवरऑल प्रॉफिट बता देता है कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, मगर पर यूनिट नहीं बता पाता। ये इसकी डिफिशिएंसी होती है कि एक, जैसे ये एक मार्कर है, इस वन मार्कर के कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट पर यूनिट जिसको हम लोग बोलेंगे, इन सब की जब स्टडी करी जाती है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। आफ्टर दैट नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों के बेनिफिट्स को लेकर के मैनेजमेंट के लिए जब टूल्स ऑपरेट किए जाते हैं, दैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्सेशन से रिगार्डिंग, इसमें हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रिगार्डिंग बात करते हैं। मींस इनकम टैक्स से रिगार्डिंग बात हो जाती है और कुछ डायरेक्ट टैक्सेस इनकी स्टडी करी जाती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट के जब बजट बनते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस के डिफाइन किया जाता है, तो इनकी जब स्टडी होती है, दैट्स कम अंडर द गवर्नमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, आज की डेट में इस मार्कर के जो प्राइस है वो 10 साल बाद वो प्राइस नहीं होगा, तो एक्चुअल में क्या इसकी कॉस्ट इंक्रीज करी या प्राइस किया है, या फिर मार्केट में जो महंगाई इंक्रीज कर गई है उसका इन्फ्लेशन का पार्ट है, या मनी वीक हुआ है, इन सब की स्टडी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में होगी। देन क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग, ये सिर्फ ब्रांच क्वांटिटी की बात करती है, रुपीस की नहीं। हमने 1000 मार्कर परचेज किए तो 1000 मार्कर की वो रिकॉर्ड करेगा, 1000 कितने रुपए के थे, उन रुपीस की काउंटिंग यहाँ पर नहीं होती, ये क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग का पार्ट है। देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, लेटेस्ट ब्रांच में आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसमें स्टडी करी जाती है कि जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, पर्सोनल हैं, वो कंपनी के लिए आज की डेट में कितने फायदेमंद हैं, उनके ऊपर कितनी मनी इन्वेस्ट करी जा रही है एज ए पार्ट ऑफ सैलरी, और इन फ्यूचर वो हमारे लिए क्या रिटर्न दे पाएंगे, उसके बेस पर उनकी आज की कॉस्टिंग करी जाती है। कई अलग अलग इसमें मेथड्स होते हैं, इसमें स्टडी ह्यूमन रिसोर्स की होती है। देन सोशल अकाउंटिंग, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जब वर्क होता है सोशल के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, नेशन के लेवल के लिए, वो सोशल अकाउंटिंग का पार्ट हुआ। नेक्स्ट एनवायरमेंट अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, सब लेटेस्ट ब्रांच चल रहे हैं। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इसके अंडर में क्या पॉल्यूशन लेवल है, किस तरीके से हम एनवायरमेंट को सेव कर रहे हैं, किसका हमें जरूरत है इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, ये सब धीरे धीरे लेटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट 11 पे सर आपने कुछ लिखा ही नहीं, ये सब लेटेस्ट हो रहे हैं। हो सकता है जितनी देर में हम लोग बात कर रहे हो और रिसर्च होकर न्यू पॉइंट आ रहा हो, तो उसके लिए मैंने स्कोप छोड़ दिया है। अब बात आती है स्कोप की, तो स्कोप को कैसे आप आंसर में डिफाइन करोगे? वैसे तो काफी बड़ा स्कोप हो जाता है, मगर यहाँ पर ट्रिक और टेक्निक थोड़ा सा समझिए कि स्कोप अकाउंटिंग का होता क्या है। स्कोप अकाउंटिंग का जैसा आप देख रहे हो, टेस्ट एंड वेरीफाई, ये एक पॉइंट अपना ध्यान में रखिएगा, टेस्ट एंड वेरीफाई। अकाउंटिंग क्या टेस्ट करता है? सोचो कि अकाउंटिंग के पहले क्या आया था। अकाउंटिंग के पहले बुक कीपिंग, बिल्कुल सही आपने सोचा। तो बुक कीपिंग को वो टेस्ट करता है और उसका वेरीफाई करता है, लेजर के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ले जा करके। देन नेक्स्ट प्रिपरेशन, क्या प्रिपेयर करेंगे? अकाउंटिंग की वजह से आप ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हो, P&L कर रहे हो, बैलेंस शीट कर रहे हो, फाइनेंशियल पोजीशन कर रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर रहे हो, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए पार्ट कर रहे हो, उनको प्रिपेयर किया जाता है। और क्या स्कोप हो सकता है? इन सबको प्रिपेयर करके हम कंक्लूजन निकालते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो इनसे आपके पॉइंट 7, 8 पॉइंट बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, टेस्ट एंड वेरीफाई, प्रिपरेशन एंड कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं। पर्पस लिखा है, फंक्शन लिखा है, सबका मतलब एक ही रहेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं, हार्डली आपके 1 या 2 मिनट लगेंगे इसको कंप्लीट होने के लिए। इसको लिखने का दिमाग में रख लीजिए कैसे किया जाए। टू प्रोवाइड नॉलेज, हर पॉइंट के पहले आपको ये हेडिंग ले लेनी है, टू प्रोवाइड नॉलेज। हमें अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है? नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। किस बात की नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है? ये पॉइंट है। परचेज सेल्स, अगर हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या पोजीशन है, कितना हमने सेल किया परचेज होने के बाद में, और क्या क्लोजिंग स्टॉक बचा, ये हमारा इसका फंक्शन अकाउंटिंग का, इससे हमें पता चलता है। देन टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सर्टेन पीरियड होता है। नेक्स्ट टू प्रोवाइड प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा नहीं, प्रॉफिट और लॉस लिखा है, और जानबूझ करके लिखा क्योंकि या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। नेक्स्ट फोर्थ, फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट।
देन टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ कैपिटल, हमें कैसे पता चलता कि प्रोप्राइटर की कैपिटल क्या है, इनिशियल मनी इन्वेस्टमेंट क्या है। देन टू प्रोवाइड कैश एंड कैश बैलेंस, इसकी नॉलेज हमको मिलती है। देन टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स, लेटेस्ट टर्म है, इसके अंदर में डेटर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, आपके बिल रिसीवेबल्स आ जाएंगे, बिल पेबल आ जाएंगे। देन नेक्स्ट फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ में एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको नॉलेज देता है। देन प्रेजेंटिंग एविडेंस, कोर्ट में अगर कोई केस हो गया, इनकम टैक्स का कोई केस हो गया, तो इस हालत में आप इनकम टैक्स के पार्ट के लिए जो सेक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अकाउंट मेंटेन करते हो, तो वहां पर एविडेंस के तौर पर इनका यूज किया जाता है। फिर कुछ अदर्स हैं अपने आंसर का एक्सटेंशन देने के लिए, केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर आप इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो उस जगह आपकी करंट एसेट्स की पोजीशन क्या है, लायबिलिटीज कितनी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना गया, ये सब रिकॉर्डिंग होगा, तो रिकॉर्डिंग होगा तो अकाउंटिंग होगी। नेक्स्ट सेफ्टी अगेंस्ट एरर, फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, कंपैरिजन टू आपकी कंपनीज हैं, उन दोनों कंपेयर करना है, 2 एंटरप्राइज हैं, 3 एंटरप्राइज हैं, तो जब प्रॉपर रिकॉर्ड होगा तभी तो आप उनका कंपैरिजन कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लॉन्ग रन का ये क्वेश्चन काफी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।